नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। गरुड़ एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी सीरीज लक्ष्य फौजी के अंदर हम फिर से आपके सामने 50 नए सवालों का संग्रह लेकर आए हैं। इन सवालों के अंदर गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों का जो है वो संग्रह किया गया है और ये संग्रह निश्चित ही आपको आने वाली जितनी भी परीक्षाएं जो आयोजित होने वाली हैं उन सभी के अंदर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और जब आप इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको भी ये ज़रूर महसूस होगा कि ये जो भी प्रश्न हैं ये हमारे लिए बेहद लाभदायक हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला सवाल हमारा सरलीकरण का है और हम देखेंगे कि सरलीकरण के इस सवाल के अंदर बोर्ड मास का क्या नियम हमारे लिए काम आ सकता है और उससे हम इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं सभी साथियों से एक गुजारिश करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक अपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप सभी के जितने भी साथी अभी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ ये चैनल जो है, हमारा ये जो चैनल है वो आप उनसे शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सके। चलते हैं वापस से पहले सवाल पर। सवाल है हमारा यहाँ पर 40-40। मैंने आपको बताया था कि ये जो भाग का निशान होता है इसका अगर उल्टा कर दें हम, यानी इसको अगर हम उल्टा कर दें और इसकी जगह यदि हम गुणा का निशान लगा दें, ठीक है, तो जो भी संख्या लिखी हुई है उसे भी आप उल्टी लिख दीजिए तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। मेरी बात को समझना आप। 40-40 भाग की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं गुना, तो ये हो जाएगा मेरा 1/40। कोई दिक्कत? मेरी बात को समझ गए? फिर यहां पर भाग के निशान की जगह लिख दिया गुना और ये हो गया हमारा 1/4। क्लियर हो गया दोस्तों? अब जो आप करना चाहें वो आप कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। यानी 0 से आपका ये 0 जो है वो कट गया और 4 से ये आपका कट जाएगा यहाँ पर 101 बार। अब आपके पास में होगा 101/4, यानी आपका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 25.25, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? बहुत ही आसान सा सवाल था। इसको देखकर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि यहाँ पर 2 बार भाग दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप भाग के निशान को गुणा में बदल दीजिए और वहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है उसे बटे में लिख दीजिए। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं अगले सवाल पर। संजय ने अपनी साइकिल 405 रुपये में बेची। संजय ने अपनी साइकिल 405 रुपये में बेची। उसे क्रय मूल्य का 1/10 भाग हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है? 1/10 भाग। अगर मैं देखूं 1/10 जो है या हानि जो है वो भिन्न में दे रखी है, तो सबसे पहले आप इसे प्रतिशत में बदल दीजिए। तो प्रतिशत में जब बदलेंगे तो यहाँ गुणा किसका होगा? 100 का। 0 से 0 गया, यानी हानि हो रही है 10% की। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। हानि आपको पता है कि हानि हो रही है 10% की, और यहां पर जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य है आपके पास में 405 रुपये। कोई दिक्कत? यानी 100% में से 10% की आपको हानि हो गई, बचा आपके पास में 90%, यानी 90% बराबर है आपके 405 के। क्लियर? 405 बटे में आपका 90 गुणे में आपका 100। आपके 0 से 0 कट गया, 9 से ये कट गया आपका 9 चौक 36, 4 बच गया आपके पास में। 4 और 5, 9 का पहाड़ा 5 बार और 0, तो 45 इंटू में 10, उत्तर आएगा आपका 450, यानी बी ऑप्शन आपका यहां पर दोस्तों राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल 16 और 36 का तृतीय अनुपाती। मैंने आपको कहा था कि जब ये शब्द आपके सामने लिखा हुआ आए तृतीय अनुपाती, इसे काट देना। एक्चुअल में वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे
वो आपसे पूछना चाह रहा है चतुर्थ अनुपात, लेकिन नाम ले रहा है तृतीय का। इसका यदि किताबी सूत्र देखोगे तो b² बटे में a होता है। मैंने फिर बता रखा है आपको कि जब भी ऐसा सवाल हो तो 16, 36 जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, जो दूसरे नंबर पे दे रखा है उसी को तीसरा बना दीजिए और चौथा निकाल दीजिए, कोई दिक्कत। अंदर और अंदर गुणा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर, 36 और 36 बटे में मैं आपका 16 लिख रहा हूं, कोई डाउट है? अब 4 से 4 बार, 4 से कट गया ये आपका 9 बार, फिर 4 से ये फिर कट गया आपका 9 बार, ये हो गया आपका 81। 81 है आपका यहाँ पर चतुर्थ अनुपात, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, 8 संख्याओं का औसत 25 है, बिल्कुल है। यदि प्रत्येक संख्या को 9 से गुणा कर दिया जाए। जब मैंने आपको एक बात बताई थी कक्षा में, उस बात को वापस याद करो कि औसत में यदि वृद्धि, कमी, गुणा कुछ भी होगा तो औसत में होने का मतलब क्या है? किसी एक पर प्रभाव पड़ना या सभी पर प्रभाव पड़ना? तो आप कहोगे कि सर सभी पर प्रभाव पड़ना। ये बात मैंने आपको समझाई थी, क्लियर हो गई? ये बोल रहा है अब सभी संख्याओं को, यानी ये जितनी भी सभी संख्याएं हैं, इनको यदि 9 से गुणा कर दिया जाए। आपको ये बात फिर से समझा रहा हूं मैं कि औसत का मतलब सभी और सभी का मतलब औसत, यानी औसत में वृद्धि होगी यानी सभी के लिए बात हो रही है, और सभी के लिए बात हो रही है तो वृद्धि या कमी जो भी है वो औसत में भी होगी। अब यहां पर सभी को 9 से गुणा कर दिया जाए, इसका मतलब औसत को भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, औसत कितना है यहाँ पर? 25 है, इनको 9 से गुणा करवा दीजिए। 9 पंजे 45 का 5 हासिल 1, 9 पंजे 45 हासिल 4, सही लिखा था, बोल गलत दिया था। 9 दूनी 18, 18 और 4 22, कोई दिक्कत? 225 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आप किसी भी विधि से चेक कर लीजिएगा, ये विधि सबसे सरल रहेगी। यदि प्रत्येक में योग की बात आती है तो आप भी औसत में उतना योग कर दीजिए, प्रत्येक में कमी की बात आती है आप भी औसत में कमी कर दीजिए, और प्रत्येक में यदि गुणा की बात आती है तो आप भी औसत में उतने का गुणा कर दीजिए। आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। क्लियर दोस्तों? अगले सवाल पे चलते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, ठीक है। यदि वह इसे 18 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। वस्तु का मूल्य 100%, 15% लाभ पर बेचने का मतलब 115%, 18% लाभ का मतलब हो गया 118%। 15% लाभ की बजाय यदि 18% लाभ पर बेचता तो बिल्कुल 18% अधिक मिलता, सॉरी 3% अधिक मिलता। लेकिन रुपए कितने अधिक मिलते? 18 रुपए। तो या तो 3% अधिक मिलता या 18 रुपए अधिक मिलते। क्लियर हो रहा है? मैंने बताया था परसेंट का मान नीचे और गुणे में 100, ये कट गया आपका 6 बार, और आपका जो क्रय मूल्य यहाँ पर आएगा वो आएगा 600 रुपए, यानी डी ऑप्शन जो है वो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट होने वाला है। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा सवाल था, एक बार फिर से बता देता हूँ। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, जितने में भी खरीदा वहां से 15% लाभ पर बेचा, कोई डाउट? यदि 18% पर बेचता, 18% पर बेचता तो 18 रुपए अधिक मिलते, 18 रुपए अधिक मिल गए, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 15% की बजाय यदि 18% पर बेचता तो 3 रुपए अधिक मिलते, सॉरी 3% अधिक मिलते। क्लियर हो? 3% बराबर 18 रुपए के हैं, 18 बटे में 3 गुणा 100, यानी हमारा जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपए। अब आप अगर चेक करना चाहें तो आप एक काम कीजिएगा, 600 रुपए का सामान एक बार आप 15% के लाभ पर बेचिएगा, और 600 रुपए का सामान एक बार आप 18% लाभ पर बेचना, और देखना कि इन दोनों के जो आंसर आएगा उस आंसर में 18 रुपए का अंतर है या नहीं है। यदि नहीं है तो आपका आंसर गलत है, और है तो आप बिल्कुल राइट होने वाले हैं। क्लियर? चलते हैं फिर से अगले सवाल पर।
मेघा ने 10 कॉपियां 40 रुपए में खरीदी, ठीक है, यानी 10 कॉपियां हैं और 40 रुपए में खरीदी, यानी एक कॉपी का मूल्य हो गया 40/10 यानी 4 रुपए। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। एक कॉपी को 4 रुपए 75 पैसे में बेच दिया, ठीक है, यानी 4 में खरीदा और 4 रुपए 75 पैसे में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, 4 से ये हो गया आपका 0.75 का लाभ, यानी 4 रुपए के ऊपर लाभ हो गया 0.75 का, इंटू करते हैं 100 से, पॉइंट हटाया, नीचे 2 शून्य गए, कट गया आपस में 75/4, और 75/4 का जो आंसर आएगा वो 18 चौक 72 और 3 75, बिल्कुल यही आपका ऑप्शन होगा डी, यानी 4 का पहाड़ा 18 तक जाएगा, 18 बार जाएगा पूरा 72 तक, उसके बाद में 3 बच जाएगा, जुड़ने पे 75 आ जाएगा। कोई डाउट ही नहीं है, आंसर आ जाएगा 18 सही 3/4%। कोई डाउट? अगला सवाल, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है। दुगनी होने का मतलब अनुपात क्या हो गया, 2:1। यदि फर्श का क्षेत्रफल 348 वर्ग मीटर है, अगर आप क्षेत्रफल का सूत्र निकालते हो, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। क्योंकि यहाँ पे एक लंबाई और एक चौड़ाई बन रही है, इसलिए हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो हो रहा है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। इसका मतलब अनुपातों का भी हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा बराबर है 648 के। जो बच्चे क्लास में पढ़े हुए हैं वो तुरंत कर लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो ध्यान से देखना। तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई या 1 का गुणा हुआ 2, बराबर हो गया आपका 648। 1 बराबर हो गया आपका यहाँ पर 324। अब जो भी गुणे के यहाँ पर सवाल हैं उसमें जो भी 1 का मान आएगा उसका रूट करना पड़ेगा। जो कक्षा में पढ़े हुए हैं उन सभी बच्चों को पता चल गया होगा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, ठीक है। लेकिन जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको बता देता हूं कि जब भी गुणनफल का सवाल होगा तो जो भी 1 के बराबर आपका मान आएगा उसका रूट करना है आपको। ये इसका शॉर्ट मेथड है और सीधा ही यहां पर आंसर कितना आ जाएगा आपका 18, यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? सॉरी, ए ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा, यहां पर तो स्पीड फैक्टर आया है आपका, 1 का मान 18 आया है, इसने यहां पर लंबाई का पूछा है, तो लंबाई आपकी 2 है, 2 का 18 से गुणा, यानी लंबाई आएगी आपकी यहां पर 36 और चौड़ाई आएगी आपकी यहां पर 18। अगर गलती से मैंने गलत बोल दिया उसके लिए माफी चाहता हूं, जल्दीबाजी में हो सकता है, लेकिन यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर दोस्तों? अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है, बहुत आसान सा सवाल है, देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी संख्या के 40% में अगर मैं कितना परसेंट जोड़ूं, यानी 60% जोड़ूंगा तो वही संख्या यानी 100% प्राप्त होगी। कोई डाउट नहीं है? तो मुझे बताइए, ये परसेंट का खेल है, लेकिन किसी संख्या के 40% में अगर मैं 42 जोड़ूं, 42 संख्या है, तो मुझे वही संख्या प्राप्त होती है। ये सेम है, ये भी सेम है। यहां क्या नजर आया आपको? यहां क्या नजर आया? यहां नजर आया कि 42 बराबर है 60% के, या 60% बराबर है 42 के। बात तो एक ही हुई। सॉल्व करते हैं इसको, तो 42% का मान गया नीचे, गुणा हो गया आपका 100 से, 0 से आपका 0, ये गया आपका 7 बार, 7 से 10 का गुणा हुआ, आंसर आएगा आपका 70, यानी वो संख्या कौन सी है? 70 है। क्लियर हो गया दोस्तों? अगला सवाल, अगला बहुत अच्छा सवाल है। 5, 7, 9 x का समानांतर माध्य, सीधी सी बात बोल दो भैया, औसत जो है वो 9 है, ठीक है। संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4 संख्याओं का औसत 9 है। 9 चौक 36, यानी इन सब का योग कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए।
यहाँ से आगे चलो, अपन नया कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 और 7 हो गए आपके 12, 12 और 9 हो गया 21। 21 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 36 आ जाए? तो सिंपल सी बात है सर, 36 में से 21 को घटा के देख लो, तो यानी ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 1, यानी 15। तो यानी 15 जोड़ने पे वापस 36 होगा, यानी 15 की कमी पड़ रही है। इसका मतलब इस x की जगह 15 लिख सकता हूं, तो आंसर 15 राइट हो चुका है। क्लियर? और कुछ नहीं था इस सवाल में। अगला सवाल सम अभाज्य संख्या है। ये है नहीं, ये है नहीं, ये दोनों है, लेकिन अभाज्य संख्या ये तो भाज्य है, तो ये भी हो नहीं सकती, यानी सी हमारा ऑप्शन होगा। सबसे छोटी बोल दो, चाहे सम अभाज्य संख्या बोल दो, पहली अभाज्य संख्या बोल दो, वो 2 ही होती है। क्लियर? अगला सवाल, एक आयत में लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सवाल में एक बार वृद्धि की बात हो रही है, जबकि एक बार यहाँ पर कमी की बात हो रही है। लेकिन कुछ भी हो, सूत्र आपको लिखाया हुआ है, और एक बार वापस से बच्चों आपको यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ। अगर किसी ने नहीं लिखा है या भूल गया है तो इस सूत्र को एक बार दोबारा से देख लेना। यहाँ पर प्लस और माइनस का मतलब समझा देता हूँ। वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। 10% की वृद्धि, ये लो 100 प्लस 10, एक बार कमी, ये लो कमी, बटे में 100 और 10 110, इनटू में 100 में से 10 गया 90, बटे में आपका 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 99%। पहले जो भी क्षेत्रफल था अपने आप का 100% था, अब रह गया 99%, यानी 1% की यहाँ पर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आते हैं अगले सवाल पर। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? बच्चा, डॉक्टर, बीमारी, दवाई, अस्पताल। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम 1 नंबर के बच्चे की बात करते हैं। 1 नंबर के बच्चे को 3 नंबर की कोई ना कोई यहां पर बीमारी हुई। जब उसे बीमारी हुई तो 5 नंबर का अस्पताल खोजा गया। 5 नंबर के अस्पताल में 2 नंबर का वहां पर डॉक्टर मिला। 2 नंबर के डॉक्टर ने वहां पे 4 नंबर की क्या दी? आपको दवाई दी। तो 1 3 5 2 4, 1 3 5 2 4 पहला ऑप्शन ही यहां पर दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? कोई बड़ा सवाल नहीं था, बहुत आसान सवाल था, लॉजिकल सेट करना। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी है सरलीकरण का ही, लेकिन पॉइंटों वाला सवाल है तो आसानी से हो जाएगा। सिर्फ उसी बात को याद रखना है जो मैंने कक्षा में समझाई थी आपको, कि पॉइंटों का हिसाब किताब कैसे करना है। चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट हटा दीजिए, 1602 का गुणा 1 से कर दीजिए, उत्तर 1602 ही आएगा। पॉइंट के बाद में 2 संख्या, पॉइंट के बाद में यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ 3 ही है, सॉरी 1 0 हटा दीजिएगा यहाँ से, ये हटा दिया। तो ये 2 और ये 3, यानी कुल 5 संख्या, 4 ये है, 1 0 लगाया, ये पॉइंट। पॉइंट के बाद में 5 संख्या, यानी पॉइंट 0 1 6 0 2, 0 1 6 0 2, 0 1 6 0 2, यानी पॉइंट के बाद में बी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? पढ़ते रहिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए, एग्जाम होगा, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम 100% होगा। अगला, डरे वो जिनको धंधों की फिक्र है, जिनको अपने बिजनेस की फिक्र है। हम बिजनेस की फिक्र नहीं करते, हम बच्चों की फिक्र करते हैं। हम कह रहे हैं परीक्षा होगी, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी परीक्षा होगी, 101% होगी। क्लियर? यदि 14 नंबर सवाल कर रहे हैं, अब यदि उसका नहीं है, सवाल का है। यदि P का P% 36 हो, P का P% बराबर 36, तो P क्या है? कोई बात नहीं, ये लो वज्र गुणा करवा दूं, P का P से गुणा, P स्क्वायर, 100 गया ऊपर, 36 का गुणा हो गया 100 से, ये हो गया आपका 36 इंटू 100, स्क्वायर हटाया, रूट चढ़ाया, 36 का 6, 100 का 10,
P बराबर मान आएगा 60। बहुत ही आसान सवाल था, आंसर बनेगा C ऑप्शन। क्लियर। अगला सवाल, 1 8 27 सामने दिख रहा है। 1 का घन, फिर 2 का घन, फिर 3 का घन, तो यानी अब लिखूंगा 4 का घन। तो 1 का घन दोस्तों 1, 2 का घन 8, 3 का घन 9, तो 4 का घन कितना हो जाएगा, सॉरी 3 का घन हो गया 27, तो 4 का घन जो है वो कितना हो जाएगा 64। कोई डाउट नहीं है, तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कई बार बोलने में जबान लड़खड़ा जाती है, वर्ग की जगह घन बोल देते हैं, घन की जगह वर्ग बोल देते हैं, क्योंकि एक्चुअल क्या है कि सुबह से शाम तक क्लासेस चलती हैं, तो पूरे दिन बोल बोल के जो है कई बार वर्ड्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको गलत नहीं बताया जाएगा। यदि कहीं पे त्रुटि हो गई है, कुछ हो गया है, तो वो हम वहाँ पर ही हाथों हाथ ही आपको क्या करवा देंगे, सही करवा देंगे। क्लियर। अगला सवाल, अमर बेरी का भाई है। अमर की हम यदि बात करें तो अमर बेरी का भाई है। नाम से प्रतीत हो रहा है लड़की है, तो एक बार इसको हम लड़की ही बना देते हैं। अमर बेरी का भाई है। चंदन बेरी का पिता है। ठीक है, चंदन बेरी का पिता है। दीवान चंदन का पिता है। अच्छा, कोई बात नहीं, दीवान यहां बना देते हैं। दीवान चंदन का पिता है। चेतन दीवान का पिता है। अच्छा, और ऊपर चढ़ गया, ये लीजिए यहां बना देते हैं चेतन। ये चेतन दीवान का पिता है। अमर से चेतन का क्या संबंध है? अमर के ये पिता, ये दादाजी, और ये दादाजी के पापा यानी परदादा। तो डी ऑप्शन जो है वो यहां पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। पारिवारिक लंबा समीकरण था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर आ चुका है हमारा। अगला बढ़िया सवाल है, 2 की घात n बराबर 64। सबसे पहले यदि इसका बेसिक तरीका बताऊं, आज बेसिक ही बताते हैं, तो यहां पर सबसे पहले आप जो काम कीजिए वो दोस्तों आधार समान कीजिए। ठीक है, देखिए 2 है, उसके ऊपर घात n की है। कोई संख्या ले लीजिए और उस संख्या पे जो भी घात लगाइए, लेकिन उसका आधार 2 होना चाहिए। तो 2 के ऊपर यदि मैं घात यहाँ 6 की लगाऊं तो 64 होता है। ठीक है, अब इसका सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो जब मैं ये रूट हटाऊंगा, जब मैं इस रूट को हटाऊंगा तो ये 1/2 की घात में बदल जाएगा। यानी अब मुझे लिखना पड़ेगा 2 की घात n की संपूर्ण घात 1/2। ये हो जाएगा 2 की घात n गुणे में 1/2 या 2 की घात n/2। क्लियर। और इधर है ही है हमारा 2 की घात 6। आधार से आधार कट गया, n/2 बराबर हो गया 6। आपस में वज्र गुणा किया, n का मान आएगा 12। कोई डाउट? यहां पर 12 आंसर आपका राइट होगा। अब इसका मैं एक बढ़िया तरीका बताता हूं आपको। जब भी ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, ध्यान से देखना, मेरी बात को समझ जाना, बस और कुछ नहीं करना। आधार समान कर लो। ठीक है सर, आपके कहने से आधार समान कर लिया। 2 की घात 6 करूंगा सर, यहां पर 64 आ जाएगा। ठीक है ना। यहां पर जो भी आपकी घात आती है उसका आप दुगना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दुगना। जैसे ही आपका यहां पर 6 आया, आप सीधा उत्तर 12 पे राइट लगाइए, आपका आंसर 100% राइट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। तो ये इसकी एक शॉर्ट विधि थी। आप चाहें तो इस लंबी विधि से भी काम कर सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा यही कहूँगा कि क्वेश्चन को पूरा खोल के चेक करें यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यदि कभी टाइम की समस्या आ रही है या कुछ आ रही है, तो आप ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, इस तरीके पे भी आप जा सकते हैं। आपका आंसर यहाँ से गलत नहीं होगा, 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर। अगला, अच्छे का बुरा के साथ जो संबंध है यानी विपरीत है, तो छत का संबंध किसके साथ है? तो छत ऊपर और फर्श दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। अगला बहुत बढ़िया सवाल आ रहा है। एक आयताकार बगीचा है, थोड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पर। 20 मीटर है, एक भुजा 15 है। भीतर बना दिया गया है
1 मीटर चौड़ाई वाला, अगर मैं बात करूं 1 मीटर चौड़ाई वाला, यानी एक परिपथ बना दिया गया है कुछ इस प्रकार का, तो इस परिपथ का या इस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि हम पहले बड़ी भुजा पे बात कर लेते हैं, ठीक है, तो क्षेत्रफल इसका है लंबाई गुणे में चौड़ाई, यानी 20 गुणे में 15 यानी 300। कोई दिक्कत? लेकिन जब हमने 1 मीटर कम की बात की दोस्तों, तो यहां से भी 1 मीटर कम, यहां से भी 1 मीटर कम, लंबाई में भी यहां से 1 मीटर कम, यहां से भी 1 मीटर कम, यानी नए वाला जो आयत बना है आपका, उसकी जो भुजाएं हो जाएगी वो 18 बाई 13, यानी एक 18 और एक 13 हो जाएगी, यानी दोनों तरफ से एक एक कम हो रही है। क्लियर हो गया? तो 18 गुणे में 13 हम करते हैं, 8 या 24 का 4, 2 3 एकम 3 और 2 5, 1 8 है 8, 1 1 का 1, 4 8 और 5 हो गया आपका यहाँ पर 13, 1 और ये 2, ये हो गया आपका 234। ये 300 से 234 का होना, क्योंकि भुजा हमने कम कर दी है, लंबाई चौड़ाई में हमने 1-1 मीटर की एक साइड से कमी कर दी है, दोनों साइड से 2-2 मीटर की कमी हो गई है। तो कितनी कमी हो गई है? 300 में से गया आपका 234। आप यहाँ देखेंगे 6 और 40, 6 तो ये कम हो गया और 60 ये, यानी कुल 66 कम हो गया। तो यहाँ पर जो कमी होगी या वो 66 की होगी, या हम ये कह सकते हैं कि यदि ये जो कमी है ये कहाँ पर लागू हो रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर लागू हो रही है। इसका मतलब ये इस रास्ते का एक क्षेत्रफल होगा, यानी 66 वर्ग मीटर यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर? मैंने बहुत ही टुकड़ों में प्यार से समझाया है, एक बार फिर से समझना। सबसे पहले हमने 20 की भुजा, 15 की भुजा, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकाला, 300 आ गया। उसके बाद में जब कमी दोनों तरफ होगी, कमी एक तरफ कमी नहीं होगी, ये बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं। तो 20 में 1-1 की कमी यानी 2 कमी 18, 15 में 1-1 की कमी यानी 2 कमी यानी 13, नया क्षेत्रफल आ गया 234 का। इन दोनों के बीच में कौन है? इन दोनों के बीच में रास्ता है, और रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 300 में से 234 को घटा दोगे तो 66 जो हो जाएगा वो रास्ते का क्षेत्रफल, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी। क्लियर दोस्तों? अगला सवाल, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कौन सा भाग है? 1/3। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो बेलन का होता है दोस्तों वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सामने दिख रहा है ये इसका 1/3 है, बेलन के आयतन से 1/3 है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो यानी इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, वो इसके बिल्कुल इसके सूत्रों में ही छिपा है, ये आंसर इसके सूत्रों में ही छिपा हुआ है। क्लियर? आशा करता हूँ आज का ये पेपर जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करवाया है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका लाइक का और शेयर का जो बटन है वो आप दबा दीजिए। ये बात मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बोलने में, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि जब तक आपके साथी लोग जो हैं वो इन चैनल्स पे आके, यानी इस चैनल पे आके जब तक इन वीडियो को देखेंगे नहीं, इसे लाइक नहीं करेंगे, तो हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, उसके अंदर भी हम इजाफा नहीं कर पाएंगे। हम जिस मकसद को लेकर यहाँ पर आए हैं वो मकसद है आप लोगों तक गुणवत्ता को पहुँचाना। हम कई हमारे पास में बच्चे आ रहे हैं, कई प्लेटफॉर्म्स के सवाल जो हैं वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर आते हैं और ये पूछते हैं कि सर ये जो सवाल है ये बेहद लंबे तरीके से बताया गया है, कृपया आप इसका शॉर्ट बताइए, कृपया आप इसे छोटे रूप में हल करवाइए। मैं अगर आपको सही सही बताऊं तो दिन में कम से कम 4 से 5 बच्चे ऐसे रोज़ मेरे पास में आ रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम आने वाले समय में भी आप जिस पीढ़ी को आगे हमें सौंप कर जाएंगे देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए, क्योंकि आप तो फौज में लग चुके होंगे, आपके भाई, आपके छोटे भाई, किसी का साला, किसी का बहनोई, किसी का मामा का लड़का, किसी का काका का लड़का हर साल
मेरे चयन हुए हुए बच्चों में से हज़ारों बच्चे जो हैं वो हमारे पास में रिलेशन वाले आते हैं कि सर आपके पास जो बच्चा पढ़ता था फलाना, उस बच्चे का मैं भाई हूँ या उस बच्चे का मैं साला हूँ या उसका मैं मामा का लड़का हूँ, हमारे पास में आते हैं। तो वो नवीन पीढ़ी आती है हमारे सामने बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज जो चीज़ हम आपको दे रहे हैं, जो चीज़ आज आप हमसे सीख रहे हैं, यदि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जो भी ये जो नई हमारे सामने पीढ़ी आएगी आर्मी की तैयारी करने के लिए, उसको और भी बेहतर रूप से बहुत सारी नई चीज़ें हम दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितना ये वीडियो अधिक से अधिक लोग देख पाएंगे उन सभी का जो है परीक्षा के अंदर, आने वाले परीक्षा के अंदर कुछ भला हो सकेगा। ठीक है ना। और ये हमने बिल्कुल फ्री कर रखा है, निःशुल्क कर रखा है। इसके लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, ना हम आपको ये कह रहे हैं कि आप हमारी ऐप पर जाइए, हमारा कोर्स खरीद दीजिए, कुछ नहीं कह रहे हैं हम आपसे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप यहाँ पर पढ़िए और पढ़कर जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो एक मैसेज सिर्फ दे देना यहाँ पर कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिल गए और हमने वहाँ पर उनका पूरा फ़ायदा उठा लिया। क्लियर। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए मैटर, नए क्वेश्चंस, कुछ नई लॉजिकल थीम्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जी का अर्थ है, जी का अर्थ, और अगर जी बोले तो क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। जी का अर्थ क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। इसका अर्थ क्या होता है ये बोला है। और गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में जो त्वरण होता है उसी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, अगर बड़ा जी की बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है। और अगर गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू पूछ ले तो आपका हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? तो हम देखते हैं कि इवनिंग के टाइम में जो धूल मिट्टी के कण है वो आकाश में फैले हुए रहते हैं और प्रकाश जब उनसे टकराता है तो उसका क्या हो जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और इसी के कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अपना कोई भी स्वस्थ नेत्र है, मान लो किसी को आंखों से संबंधित कोई भी रोग नहीं है और उसको किसी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु को आंखों से कितना दूर होना जरूरी है, तो 25 सेंटीमीटर। देखो दो ऑप्शन दे रखे, एक तो 25 मीटर का दे रखा है, एक 25 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो 25 सेंटीमीटर वो वस्तु अपनी आंखों से दूर होनी चाहिए, ना तो उससे ज्यादा दूर होनी चाहिए ना उससे कम दूर होनी चाहिए, बराबर 25 होगी, तो वो दृष्टि है वो स्पष्ट दृष्टि होगी आंखों की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परम शून्य ताप होता है। क्या बोला है? परम शून्य ताप होता है। पहली बात तो ये परम शून्य ताप क्या होता है, तो वह तापमान जिसके ऊपर पदार्थों की अणुओं की जो गति है वो क्या हो? शून्य हो। क्या हो? वह तापमान जिसके ऊपर जो अणुओं की गति कितनी हो? शून्य हो, तो उन्हें कहेंगे परम शून्य तापमान। और वो कितना होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 273 डिग्री सेंटीग्रेड और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब परम शून्य तापमान की बात करें तो वो हो जाएगा आपके -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्व है, तत्व क्या है, तत्व कौन से है इनमें से? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वायु। वायु एक आपके मिश्रण होता है, जल भी आपके हाइड्रोजन और जल का मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, 2 तत्व है इसके अंदर। और मिट्टी इसके अंदर भी मिक्सर है, लेकिन जो ऑक्सीजन है जिसका प्रतीक होता है आपके O और ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो O2 होता है, और ये आपके क्या है? तत्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक अच्छे ईंधन की विशेषता है। एक अच्छे ईंधन की क्या विशेषता है? अच्छा ईंधन मतलब कि उसकी क्षमता है वो उच्च उष्मा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उष्मा क्या होनी चाहिए? उसकी उच्च होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुलायम धातु का उदाहरण है। मुलायम धातु मतलब कठोर नहीं, तो देखो सोना कठोर होता है, ये भी नहीं होगा। चांदी भी आपके कठोर होती है और लोहा भी आपके कठोर होता है। और जो सोडियम है वो मुलायम धातु होती है, इसीलिए अपन सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। सोडियम के बारे में एक और बात कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसके अंदर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर उसको बाहर वायु के अंदर रखेंगे तो वो वायु से क्रिया करके जलने लग जाएगा, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है?
राइबोसोम का मुख्य कार्य आपके प्रकाश संश्लेषण का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। और एक वर्ड आता है आपके आरएनए, जिसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तपेदिक रोग बोले या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, क्षय रोग बोल सकते हैं, या फिर जिसे बोल सकते हैं टीबी। ठीक है, अच्छा, तपेदिक रोग एक जीवाणु के कारण होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ही क्लियर हो गया कि तपेदिक किसके कारण होता है, बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है। इसका किस जीवाणु के कारण होता है, ये इसका नाम पूछा हुआ है। तो जो तपेदिक रोग, क्षय रोग या फिर टीबी रोग, ये आपके बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, रेबीज रोग होता है किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, या हेलमिंथीज के द्वारा? तो रेबीज रोग आपके वायरस के द्वारा होता है। वायरस बोले या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, विषाणु के द्वारा। ठीक है, तो इसका आपका ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। और जीवाणु बोले या फिर बैक्टीरिया बोले, वो एक ही बात होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सबसे पहले विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपके क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी रोग, या फिर जिसे बोल सकते हैं क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोल सकते हैं उसको? नाइट ब्लाइंडनेस है, वो आपकी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूछे कि गाजर में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गाजर के अंदर आपके विटामिन ए पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, मुड़ी हुई हड्डियां किस विटामिन की कमी के कारण है? मुड़ी हुई हड्डियां का क्या कारण है? कौन सा विटामिन की कमी है? ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से। कौन सा? विटामिन डी की कमी से। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? हड्डियां मुड़ जाती हैं। ठीक है, और बच्चों में जो है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। और वयस्क में अगर बात करें तो आपके ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीरने फाड़ने का कार्य कौन से दांतों द्वारा किया जाता है? अगर दांतों की बात करें तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतक, रदनक, अगर चवर्णक और चवर्णक। 4 प्रकार के दांत होते हैं, और इन चारों का जो कार्य है वो क्या हो जाएगा? अलग अलग कार्य होता है। तो आपके जो आपके कृतक और उसके बाद में जो रदनक है, वो आपके किसका कार्य करता है? चीरने फाड़ने का कार्य करता है। और रदनक आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसका कार्य हो जाएगा चीरने फाड़ने का कार्य। और सबसे नुकीले दांत अगर बात करें तो भी यही दांत सबसे नुकीले होते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन एक एंजाइम होता है। क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपकी लार के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? लार के अंदर पाया जाता है। ठीक, जो स्टार्च या फिर जिसे बोल सकते हैं किसका, मंड, इसका पाचन करता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में भोजन का निर्माण होता है, जड़ों में होता है, पत्तियों में, तनों में, या बी और सी दोनों में? तो पौधों में जो भोजन का निर्माण है वो आपके कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। और किस क्रिया के द्वारा होता है? तो वो हो जाएगा आपके फोटोसिंथेसिस। किसके द्वारा होता है? फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में बोले, या फिर हिंदी में अगर बोल दे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो आपके किसके अंदर होती है? पत्तियों के अंदर होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, मैं कनाल सर और मैं आपका गुरुड ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए करते हैं जीके पेपर सॉल्यूशन। पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर नहीं बहती? यानी निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी है जो गंगा की दक्षिण की ओर से आके गंगा नदी में नहीं मिलती? तो वो है गोमती। ऑप्शन सी राइट यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अपना है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है या स्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स बोलो या टिहरी बांध बोलो, बात एक ही है। और टिहरी बांध कहाँ पर है? वो है अपने उत्तराखंड में। नदी कौन सी है? वो है भागीरथी। यहाँ से होगा बी, भागीरथी। अगला सवाल देखते हैं, पुरातत्वज्ञों का पारंपरिक रूप से मानना है कि मानवता का जन्म स्थान से हुआ है। किस स्थान से हुआ? अफ्रीका से। अफ्रीका नामक स्थान से जन्म मानते हैं मानव का। अगला सवाल, कोमोरोस एवं मॉरिशस किस महाद्वीप के भाग है? ये 2 द्वीप है और ये किस महाद्वीप के भाग है? तो ये भाग है अफ्रीका महाद्वीप के। ऑप्शन सी राइट यहाँ पे। अगला सवाल, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनता है नरसिंह देव द्वितीय के टाइम में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल, अधिकतम पेड़ पौधे पाए जाते हैं? जाहिर सी बात है स्थल मंडल पर पाए जाते हैं। अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा
और सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा हमारे एशिया है और छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ऑप्शन है? ये रहा ऑप्शन सी, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो ये आता है 22 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगला सवाल, पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन है, तो पृथ्वी दिवस आप जानते ही हो 22 अप्रैल, ऑप्शन है बी राइट यहाँ पे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? तो गर्म हवा नहीं है, देखो सिरक को ये ठंडी हवा है, नहीं ये गर्म हवा है, सॉरी जोंडा ये भी गर्म हवा है, खमसिन ये भी गर्म हवा है, लेकिन ये बोरा ना ये ठंडी हवा है। और मैंने पूछा कौन सी गर्म हवा नहीं है, तो वो यही नहीं है, डी यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल, ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था? तो पृथक निर्वाचन का प्रावधान ईसाइयों को 1919 के अधिनियम के तहत मिलता है, बी यहाँ पे राइट होगा 1919। ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया? तो ये हम लेते हैं इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड बोलो, ब्रिटेन बोलो या अंग्रेज बोलो, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं, संविधान में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं अस्पताल एवं औषधालय नामक विषय किस सूची में आते हैं? अच्छा सवाल है, ये सारे विषय ना ये राज्य सूची के विषय है, ऑप्शन बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, 1789। और अपना अगला सवाल और अंतिम सवाल, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है 1769 में, ऑप्शन है सी यहाँ पे राइट होगा। तो साथियों ये था मेरे द्वारा जीके पेपर सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों।